Hello everybody and welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, I am here to discuss the UPSC Mains 2022 GS Paper 3 Internal Security. If you guys are not aware, let me tell you that YouTube के ऊपर हमने एक series शुरू करी है in which we have planned that we will be discussing all the subjects, all the questions that have been asked in the mains examination this year. तो अभी already at this point we have discussed AMC, Polity, IR, social issues, and today we will be talking about internal security. So yes, I am Dikshant and I will be taking care of internal security. Now, if I talk about the paper this year, internal security की अगर specifically मैं बात करूँगा, so this time there were 4 questions that were asked. Now, usually we see that trend 3 से 4 से 5 मैक्सिमम इस लेवल के ऊपर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, which is a very good return on investment if I talk about my subject. Now why I say it is a good investment, because merely 13 to 12 days के कोर्स के अंदर जितना भी आप पढ़ते हैं 7-8 टॉपिक्स आप कवर करते हैं, उनमें से 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं very easily, and this trend has been going on. Now if I talk about internal security and if I compare the kind of questions, the kind of topics that this year have been asked, if I compare it with the previous year, there is something very interesting to see. Now अगर 2021 को और 2022 को कंपेयर करेंगे, आपको ये 4 टॉपिक्स में से 2021 में क्वेश्चंस आए हैं, एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड दिस ईयर. नाउ लुक एट दिस. मनी लॉन्ड्रिंग वाज वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच वाज आस्क्ड प्रीवियस ईयर. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस बार यहां पर पूछ लिया गया. सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला, एंड उस अम्ब्रेला में से मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो यहां पर हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक पैटर्न दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यूपीएससी काफी सीरियस फॉर्म में लेकर चलता है, एंड हर बार सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है. पिछले दोनों ही सालों में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर से क्वेश्चन आया ही आया है. सिंस वी अंडरस्टैंड कि किस लेवल के ऊपर अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है, एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, तो यहां से हमें पिछले दोनों सालों में ही सवाल देखने को मिला है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार पूछा गया था एक होलिस्टिक पॉइंट जो एक्चुअल में यूपीएससी का खुद का एक सिलेबस का पॉइंट है, जिसमें चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बाय एक्सटर्नल स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में पूछा गया. बट दिस टाइम दैट डोमेन हैज चेंज्ड. इस बार पूछा गया स्पेसिफिकली अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई. एंड आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव वॉच्ड माय पेड लेक्चर्स, बट वहां पर हम बहुत डिटेल में हमने बात करी थी कि सरकार आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन 2008 हमने बहुत सीरियसली लेना शुरू किया है कोस्टल सिक्योरिटी को. सो आज की डेट में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो यहां से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं. एंड पिछली बार टेररिज्म के ऊपर सवाल था, मतलब आप कहीं ना कहीं टेररिज्म एज अ प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, यहां से इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, एंड दिस टाइम दे हैव चेंज्ड टू नक्सलिज्म. सो टेररिज्म से सवाल था, इस बार थोड़ा एक्सट्रीमिज्म से सवाल आया है. सो कहीं ना कहीं ये चारों टॉपिक्स इस बार पूछे गए हैं. टॉपिक्स के अंदर अगर हम जाएंगे, इफ वी लुक एट द क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस मैं नहीं मानूंगा कि क्वेश्चंस हमें मुश्किल देखने को मिले हैं. इफ वी लुक एट द क्वेश्चंस, नंबर 1 वाज डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, describe the linkages between terrorists and organized crime that exist at national and transnational level. So as per this question itself is not very tricky. बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसको इजी कैटेगरी में डाल सकता हूँ. इफ आई लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया. अगेन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ सीम्स टू बी वेरी इजी. डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी. यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड प्ले देखने को मिला, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात करी गई है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. नाउ यहां पर थोड़ा सा मैं समझूंगा कि इस क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया गया, बिकॉज एलिमेंट्स की बात करी गई डायरेक्टली. एंड अगर आप सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर सिंपल पूछा गया कि कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस भी की बात करनी पड़ेगी, चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा, उनको दिमाग में रखते हुए एग्जामिन करिए हमारी एक्सटेंट की, किस एक्सटेंट पे हमारी जो करंट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो अच्छी है, बुरी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, अगर कोई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है तो वो क्या है. नक्सलिज्म के ऊपर 4th एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम नक्सलिज्म. इसके बारे में क्लियरली बोला गया इट इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड अ डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज. तो यहां पर इमर्जिंग इश्यूज को हाईलाइट किया गया एंड बोला गया कि सजेस्ट करिए कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए या आज की डेट में क्या एग्जिस्ट करती है. सो काफ़ी होलिस्टिक वे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगेन नॉट वेरी ट्रिकी. अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 1-2 सालों से, तो मैं मानता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी का इस बार कंपोनेंट थोड़ा सा डुएबल आया है. सो ज़्यादातर मुश्किल नहीं होनी चाहिए इनको आंसर करने में. नाउ वी विल
टॉक अबाउट वन सिंगल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं क्या डिमांड थी क्वेश्चन की, किस तरह से आप आंसर कर सकते थे. सो वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज, let us go through the question itself. सबसे पहले discuss the types of organized crime. So the first part of the question says कि discuss करिए कि types of organized crime कौन कौन से हैं. Second part is describe the linkages. तो यहाँ पर linkages की बात करी गई है, and clearly UPSC के syllabus में भी ये direct point है जिसके ऊपर से सवाल आ गया कि linkages बताएं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में. तो डायरेक्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ. ये बताया गया, ये पूछा गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में लिंकेज समझाइए जो एग्जिस्ट करता है एट नेशनल लेवल और एट अ ट्रांसनेशनल लेवल. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्लियर है कि जब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो हमें एक तो सिंपली बताना है कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, फिर हमें एक लिंकेज एस्टैब्लिश करना भी बहुत जरूरी होगा. तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी कोट किए जा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से इसको आंसर को फ्रेम किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच यूजुअली इज द बॉडी और द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आप बहुत सिंपल वे में इसको लेकर चल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई वाज देयर एंड आई वाज राइटिंग दिस आंसर, मैं सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करता हूं ऑर्गेनाइज क्राइम कि ऑर्गेनाइज क्राइम है क्या. सो फॉर एग्जांपल, एनी ग्रुप हैविंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन मनी थ्रू इलीगल एक्टिविटीज ऑफन सर्वाइविंग ऑन फियर एंड करप्शन इज समथिंग विच इज नोन एज ऑर्गेनाइज क्राइम. सो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, पहले उसको डिफाइन करने की कोशिश करता, एंड उसके बाद क्योंकि यहां पर क्वेश्चन की डिमांड है कि आप समझाइए कि नेशनल और ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह से ऑपरेट करता है, तो we could have spoken a little about the transnational character of organized crime. तो हम कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई it is something which is coordinated from not one country but from more than one country, so that हम context के बीच बीच में रहें, right? context से deviate ना करें. इसके बाद इतना सा लिखने के बाद, since this question is only for 150 words and only for 10 marks, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा words introduction में भी नहीं लगाएंगे, so बहुत ज़्यादा words conclusion में भी नहीं लगाएंगे. So a very basic lucid introduction के बाद we will move to the body part. बॉडी पार्ट में नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू इज, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, we will first try to address that here itself. So हम types mention करने की कोशिश करेंगे organized crime की. For example, you can mention कि drug trafficking है, arms trafficking है, human trafficking है, money laundering है, and आप थोड़ा सा इनके बारे में एक एक दो लाइन्स लिख भी सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं देश में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गोल्डन क्रिसेंट का और गोल्डन ट्राइंगल का इन्फ्लुएंस है. थोड़ा बहुत अगर आपके पास वो कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर आप फोकस करेंगे एंड उसको उस तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे. नाउ सिंस we have answered this very first part of the question, अब हम चलेंगे अपने second part of the question के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि linkages को establish कैसे किया जा सकता है. Now after answering this, अब linkage आप किस तरह से establish करेंगे. Now I hope it is evident and it is clear to everybody कि हमेशा organized crime से पैसा generate होता है, money is generated. Now the money which is generated is illegal because वो illegal crime करके वो पैसा generate हुआ है, and that money usually flows to the चैनल्स जहां से टेररिज्म को फंड किया जाता है. सो एक क्लियर लिंकेज आपको एस्टैब्लिश करना होगा यहां पर, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि ये जो पैसा होता है, द मनी दैट इज अर्नड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको टेररिस्ट कैसे यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. तो इनके लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिकम्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मदद से, उनके नेटवर्क्स की मदद से लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी काफ़ी बार उसकी हेल्प भी लेते हैं. सो कई बार इनको अगर उनके सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए तो ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह आर्म्स भेज सकते हैं ये लोग. दे कैन सेंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, दे कैन सेंड ड्रग्स अक्रॉस बॉर्डर्स, थिंग्स विच आर going to contribute in money making activity also, which is end of the day going to be illegal, which is something known as organized crime. and इसके अलावा लॉजिस्टिकल सपोर्ट में टेररिज्म को भी डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है. तो ये नेक्सस आपने समझाना है, एंड इस नेक्सस में देयर इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू कैन मेंशन, समथिंग नोन एज द ब्लैक होल सिंड्रोम. कि भाई जहां पर ब्लैक होल सिंड्रोम के जहां पर भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म आपस में बहुत ज़्यादा लिंक होकर काम करते हैं, वहां पर एक ब्लैक होल सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, जहां पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन कि कौन सी बॉडी टेररिज्म फैला रही है, कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैला रही है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बॉडी विल बी डूइंग बोथ द थिंग्स. तो सब कुछ करने लगते हैं, वहां पर ब्लैक होल सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है. सो यहां पर
देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आप ये सब लिखने के बावजूद रेलिवेंट एग्जांपल्स मिस कर दें, बट नो, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। हमें रेलिवेंट एग्जांपल्स को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें बताना पड़ सकता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टेररिज्म के साथ लिंक करने की जो बात है, ये सबसे पहले इंडिया में कहां पर आई, जब हमने बॉम्बे ब्लास्ट ऑफ 1993 देखे, दाऊद इब्राहिम का रोल देखा कि कैसे वो एक बिजनेस टाइकून होते होते, एक मनी मैन होते होते साथ में टेररिज्म को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो लिंकेज सामने आया। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में वी नो टेररिज्म एग्जिस्ट करती है आज की डेट में। हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करती है। हमें मालूम है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरियाज हैं, नक्सलिज्म वाले एरियाज जो हैं, वहां पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो वो सब लोग भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम से बेनिफिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में फेक इंडियन करेंसी नोट्स की सप्लाई एक तरह से उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन है। फॉर एग्जांपल माओइस्ट एरियाज के अंदर एक्सटॉर्शन वहां पर उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन है, जिसकी वजह से वो फिर एक्सट्रीमिज्म को फंड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम, हमने देखा कि जमतारा जो एक लोकेशन है झारखंड के अंदर, वहां से 80% साइबर क्राइम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एन एरिया विच इज वेरी क्लोज टू द एरियाज कंट्रोल्ड बाय माओइस्ट्स। तो उन एरियाज में से ऐसी एक्टिविटीज को मनी मेकिंग एक्टिविटीज की तरह यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम और यहां पर एक्सट्रीमिज्म का लिंकेज दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारी मात्रा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप अगर देखेंगे सोनागाची वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोस्टिट्यूशन हब क्रिएट हो गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर सिलीगुड़ी जगह पे एक प्रोस्टिट्यूशन हब क्रिएट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज क्या हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम से निकल के आई, और इन ऑर्गेनाइज क्राइम से जो पैसा जनरेट हुआ उसको किसने यूज किया, टेररिस्ट बॉडीज ने, या फिर एक्सट्रीमिस्ट बॉडीज ने, या फिर इंसर्जेंट बॉडीज ने। तो ऐसे आपको लिंक करना होगा इस आंसर को। अगर आप सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ब्लैक होल सिंड्रोम इसको समझा पाते हो, सो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अलावा बचेगी। सो नाउ इफ यू हैव डन जस्टिस टू द बॉडी, then you can move to the last step of the question, which is conclusion. Now ये सब कुछ आंसर करने के बाद आप किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्राइम को हमारी गवर्नमेंट सीरियसली लेती है। कैसे सीरियसली लेती है? देयर आर सेवरल इनिशिएटिव्स व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन। फॉर एग्जांपल आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धाराओं में हमने इन सब क्राइम्स को, जितने भी ये क्राइम्स हैं, इन सबको हमने इलीगल क्राइम्स घोषित किया है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर एक बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करी गई। तो महाराष्ट्र के अंदर ये भी एक्ट है 1999 का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, एनडीपीएस है जो स्पेसिफिकली ड्रग प्रिवेंशन या ड्रग की स्मगलिंग को रोकने के अंदर काम आता है। सो वी हैव सर्टन लॉज विच आर इन प्लेस, वी हैव सर्टन एक्ट्स विच आर इन प्लेस, बट दे आर एट दी नेशनल लेवल। बट हमें यह भी तो मालूम है कि ऑर्गेनाइज क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं हो सकता, बट इसका ट्रांसनेशनल कैरेक्टर है। तो मतलब इट कैन बी कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम सेवरल कंट्रीज एट वन पॉइंट। तो उसके वजह से आपको एक दो छोटे मोटे स्टेप्स आपको मेंशन करने होंगे जो ग्लोबल लेवल पर लिए गए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो इस कन्वेंशन के बारे में अगर आप लिख देंगे तो इट विल बी वेरी एविडेंट टू द एग्जामिनर कि आपको पता है कि इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। एंड यू कैन ऑलवेज एंड बाय सेइंग दैट अभी भी पिक्चर बाकी है। सो अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू डू, वर्क ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड दे हैव टू वर्क ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ साथ आप रीजनल कोऑपरेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स हमारे नेबर्स के साथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यांमार इन फेक इंडियन करेंसी नोट्स इज वेरी एविडेंट, क्लियरली एविडेंट। एंड यहाँ से म्यांमार ने सेफ हाउसेज भी बनाए हम लोगों के लिए, हमारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके लिए सेफ हाउसेज भी कई बार बन जाते हैं। सो रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यू कैन मेंशन सर्टन एग्जांपल्स एंड आई थिंक इट विल बी अ परफेक्ट वे टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर आंसर। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स, येस देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू राइट, बट देन यू विल हैव टू चूज द बेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ योर एंटायर knowledge about organized crime and terrorism, and only those best words have to be there. So my request is that even if you are watching this video at this point, if you have not already attempted this question, my request is आप प्लीज इसको अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इवन if आप अब देख चुके हैं, डिस्कशन को समझ चुके हैं, आप आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। This model answer that I have prepared, it will be shared in our Telegram group. तो Telegram group को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, दिस PDF will be there by today evening। आपको ये PDF मिल जाएगी एंड इस वीडियो को आप दोबारा से देख पाएंगे, इस डॉक्यूमेंट को भी आप दोबारा से देख पाएंगे। बट बिफोर दैट माई रिक्वेस्ट इज कि प्लीज एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखिए, इट विल बेनिफिट यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी का जो सेकेंड क्वेश्चन आया था वो क्या है, उसके ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस?
सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ इज आस्किंग क्वेश्चन दैट व्हाट आर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। तो ये तो क्लियरली एविडेंट है कि इसके बारे में तो हमें मेंशन करना ही होगा। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, कमिंग डाउन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्कस। डायरेक्टिव को बहुत ध्यान से समझना है, उसके हिसाब से आंसर को फ्रेम करना होगा। सो इफ यू आर मिसिंग दीज कीवर्ड्स के डिस्कस है, एग्जामिन है, एलुसिडेट है, तो आपका क्वेश्चन किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज लुक एट द डायरेक्टिव। अब डिस्कस करना है, इसका मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताने होंगे, कुछ ना कुछ अगर क्रिटिसिज्म है उसका या कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है तो वो भी आपको मेंशन करने होंगे। सो होलिस्टिकली आपको आंसर करना होगा। इट इज वन ऑफ द इजी डायरेक्टिव्स आई वुड से। तो इसको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अटेम्प्ट करना। सवाल पूछ रहा है कि डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट यूपीएससी ने अपने आप से आपको 3 हेड्स दे दिए कि आपको पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स बताने हैं, टेक्निकल इनिशिएटिव्स अलग से बताने होंगे, प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स अलग से बताने होंगे। सो अगर आप आंसर को करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे बॉडी में, एंड आप ये तीनों हेड्स को मिस कर देते हैं, सो ऑटोमेटिकली यू हैव कमिटेड अ क्राइम। तो आपने ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स खो दिए। सो आपको यूपीएससी ने खुद बोला है कि आप 3 हेड्स में समझाइए हमें कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो वी विल हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो हमें उनके बारे में अलग अलग से बात करनी पड़ेगी। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन टू बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स। वेरी इजीली इट कैन बी आंसर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी हो, सो इंट्रोड्यूस करना इसको बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग कि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी होती क्या है और इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकती है, ये ऐसी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, ये ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट कर सकती है। सो ऑब्वियसली मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जिसको हमने मैनेज करना है, तो हमें और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। देयर आर 13 मैरीटाइम स्टेट्स, हमारे पास आइलैंड टेरिटरीज भी हैं। इसके अलावा हम इंडियन ओशन रीजन के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं, तो ये सारा रीजन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। एंड वी वॉन्ट टू कंट्रोल दैट इंटायर रीजन ऑल्सो, वी वॉन्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दैट इंटायर रीजन ऑल्सो। सो इस वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ ये करने के बाद, एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद, क्योंकि अगेन 150 वर्ड्स, तो सोच समझ के इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे, बट ओनली सम की पॉइंट्स हैव टू बी मेंशन्ड। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट यस सर्टन की पॉइंट्स विल ऑलवेज बी हेल्पिंग यू। कमिंग टू द बॉडी, अब क्लियरली ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो सबसे पहली बात, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं। नाउ आप देख रहे होंगे जिस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ के उसको एक्चुअल में लिखना कैसे है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आंसर राइटिंग को। जब हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, जब हम ओवरबोर्ड जाते हैं, दैट इज वेयर द एग्जामिनर ऑल्सो व्हेन ही चेक्स ही ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड। कि हम एग्जामिनर को कई बार समझ में नहीं आता कि आप कौन से पार्ट को क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहेंगे और वैसे वैसे आंसर करते रहेंगे सब पार्ट्स को, इट विल बी ईजियर फॉर यू, इट विल बी ईजियर फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, राइट। सो डोंट स्किप एनी पार्ट। What are the maritime security challenges? सबसे पहले इसी की बात कर लेंगे हम लोग। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस आज की डेट में क्या एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश के अंदर। मैरीटाइम टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम, पायरेसी इज अ प्रॉब्लम, स्मगलिंग इज अ प्रॉब्लम, इन्फिल्ट्रेशन इज अ प्रॉब्लम, इलीगल माइग्रेशन इज अ प्रॉब्लम, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट वी फाउंड आउट इन 2008 वाज इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो सबसे बड़े चैलेंजेस ये सारे हैं। नाउ व्हेन यू राइट दीज looking at only 150 words, you might not be able to justify. आप इसके अंदर बहुत डिटेल मेंशन नहीं कर पाएंगे, but these keywords are sufficient. But अगर आप keywords भी नहीं मेंशन करेंगे एंड आप एक पॉइंट लिखेंगे बट एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, नो, राइट, वो एक गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी। बिकॉज इतने वर्ड्स में आपको अपने बेस्ट पॉइंट्स मेंशन करने हैं, इतने ही वर्ड्स में आपको अपनी बेस्ट नॉलेज शेयर करनी है। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी देयर इन योर आंसर। अब हम चलेंगे सीधा सीधा जिस तरह से यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि डिस्कस करिए ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स। तो टेक्निकल की बात कर लेंगे कि भाई टेक्निकल इनिशिएटिव्स क्या लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वीटीएमएस सिस्टम है हमारे पास, तो जितनी भी वेसल्स
ट्रैवल करती हैं हमारे एरियाज़ में, उन सब के पास एक ट्रांसपॉन्डर है, हमारे पास एक रिसीवर है, एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद अस एट एवरी पॉइंट। हमें पता है उनकी लोकेशन क्या है, हमें पता है वो कहाँ पर है। इवन इफ देयर इज़ अ पर्टिकुलर वेसल विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ से भी हम उनकी लोकेशन ट्रैकिंग अपने पास रखते हैं, सो दैट हम अपने एरियाज़ में वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट को ईजी रख सकें। हमें पता चल सके कि कौन सी हमारी नोन वेसल है, कौन सी अननोन वेसल है, वो सब समझने में हमें VTMS हेल्प करता है। इसके अलावा हमने टेक्निकल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो अभी IMAC सेंटर खोला है कुछ टाइम पहले गुड़गांव में, जहां पर सारी की सारी सर्वेलेंस नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आकर कंबाइन होती है, एंड उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में IMAC पर आकर हम उसको फिर एनालाइज करते हैं, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें से प्रॉपर डेटा पॉइंट्स या इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये कर रहे हैं हम IMAC के थ्रू। एंड उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल इनिशिएटिव में कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क हमारा बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, हमारे पास AIS सिस्टम्स हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव डन with respect to coastal surveillance network। प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स के अंदर आपको ये बताना होगा कि प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करने के लिए या प्रोसीजर्स जो एस्टैब्लिश्ड हैं उनको बेटर ऑपरेट करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कैन बी नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क हमने एस्टैब्लिश किया है जहां से प्रोसीजर अब क्या हो गया है कि जितने मर्जी नेवल बेसिस हों, जितने मर्जी हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग जितनी मर्जी जगह से हो, वो सारी की सारी NC3A नेटवर्क पर पहुंचे, NC3A नेटवर्क भी उसको एनालाइज कर पाए। ये चीज़ हमने प्रोसीजर एक ऐसा इस्टेब्लिश किया है कि कंट्रोल भी इस्टेब्लिश हो सके, कमांड भी इस्टेब्लिश हो सके, कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश हो सके। इसके अलावा हमने रिसेंटली जून के अंदर ऑपरेशन सागर कवच कैरी आउट किया था। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर ऑपरेशन जो लगभग हर साल उसके बाद से होना शुरू हो गया है आफ्टर 26/11/2008। नाउ इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर हम करते क्या हैं, हम करते हैं जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, उन सब एजेंसीज के SOPs की एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हर एक स्टेट की, हर एक मरीन पुलिस को आइडिया है कि SOP प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरह से ऑपरेट होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन किस पॉइंट पर गैदर होगी, कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी, डेटा का फ्लो किस तरह से होगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होगा। ये सारा का सारा हम इस सागर कवच ऑपरेशन के अंदर हर साल प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज ओनली टू एस्टैब्लिश द प्रोसीजर के प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ना हो, ये ना पता चले कि अब आगे क्या करना है। एवरीबडी शुड नो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 किसका काम क्या है, वो सब चीजें क्लियरली मेंशन्ड हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ 2015 ऑल्सो स्पोक अबाउट दी प्रोसीजर्स। उन्होंने बोला कि भाई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इंडिया के अंदर अकेली एक एजेंसी नहीं है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले मरीन पुलिस आ जाती है, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड आ जाती है, फिर नेवी आ जाती है। इन तीनों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो इनके बारे में आप बात करेंगे कि ये इनिशिएटिव लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोसीजरल इनिशिएटिव में अगर आपके पास ये पॉइंट है, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो दी अपॉइंटमेंट ऑफ NMSC अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी मेंशन्ड इन द प्रोसीजरल इनिशिएटिव ऑल्सो। अब लेटेस्ट जो इंडिया के फर्स्ट एवर NMSC अपॉइंट हुए हैं, उनको लेकर ही इस वजह से आया गया है ताकि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बेटर किया जा सके, प्रोसीजर्स बेटर इस्टेब्लिश हो सके, प्रोसीजर्स के ऊपर अच्छे से काम किया जा सके। थर्ड हेड इज दी ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि हमारे पास एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, मरीन पुलिस है, नेवी है, एंड ये तीनों कहीं ना कहीं मिलके मैरीटाइम सिक्योरिटी के डोमेन पर काम करती हैं टू इंश्योर फेल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफ द इंटायर कोस्ट, राइट। ये सब मेंशन करने के बाद नाउ वी कैन मूव टू द कंक्लूजन पार्ट। इफ वी हैव डन जस्टिस टू आवर बॉडी, हम बहुत अच्छे से अब कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन मेंशन इज कि भाई ये प्रॉब्लम अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में जब भी बात हुई है, जब भी कहीं पर भी गवर्नमेंट ने भी बात करी है, तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करते हैं, बिकॉज बहुत सारी एजेंसीज इस पर्टिकुलर डोमेन पे काम करती हैं। इसके अलावा आप अब ये लिख सकते हैं टू एंड हेयर कि भाई जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इट कैन बी रिड्यूस्ड आफ्टर दी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ NMSC। जो इंडिया के फर्स्ट एवर NMSC अपॉइंट हुए हैं, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, उनका मेजर काम, उनका मेजर एफर्ट ही इस चीज़ के ऊपर लगेगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन को बेटर किया जा सके, राइट। कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके, कैसे हमारी इंप्लीमेंटेशन उन डिसीजंस की अच्छी हो सके। सो डायरेक्टली इस पॉइंट को आप लिखकर कंक्लूड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब लेटेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं बिकॉज ऑलरेडी इसको 4-5 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पॉइंट,
आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द आर्टिकल विच यू कैन रेफर टू। ORF का आर्टिकल है एंड इस आर्टिकल के अंदर एग्जैक्टली बताया हुआ है कि NMSC करेगा क्या, NMSC जो पोजिशन है उसका मिशन क्या होने वाला है। इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, सो यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस पर्टिकुलर URL एंड इसके वजह से आप यहाँ ORF के ऊपर ही जाकर एक ये आर्टिकल जरूर पढ़िए। February 2022 का आर्टिकल है एंड इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक एंड अ वेरी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। इफ़ यू आर नॉट अवेयर प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ आई होप जो हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं अब फेयरली इजी टू आंसर। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे क्वेश्चंस। द डिस्कशन वाज फेयरली सिंपल ऑल्सो। अगले 2 सवाल थोड़े से डिफरेंट वे में हमें डील करने पड़ेंगे बिकॉज अभी तक 10 नंबर के क्वेश्चंस थे। नाउ वी विल मूव डाउन टू दोज क्वेश्चंस जो 15 नंबर के पूछे गए हैं, जहां पर 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन से क्वेश्चन आया है। अब पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये पता होना जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी एग्जामिन करना है आपको द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। नाउ आई know that a lot of you must be aware about the things that are to be mentioned in this particular question, but इतना easily आप directly इसके ऊपर jump नहीं कर सकते बिकॉज सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर इंडिया ने कोई एक डेवलप करी है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें क्या बोला है। तो आपको बेसिकली साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या कहती है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस क्वेश्चन। अगर रैंडमली उठकर आपने सिर्फ सोच लीजिए अगर आपका एम ही 3, 4, 2 नंबर हैं देन यू कैन राइट वट एवर यू नो, बट देन टू डू प्रॉपर जस्टिस टू दिस क्वेश्चन 15 मार्क्स में से 7-8 मार्क्स अगर टारगेट करने हैं तो आपको अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। नाउ हाउ कैन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अगर हम बॉडी की बात करें या सॉरी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी लंबी डेफिनेशंस हैं, देयर आर ह्यूज डेफिनेशंस। यहां पर आप बहुत लंबी डेफिनेशन भी नहीं लेंगे बट सिंस यू हैव 250 वर्ड्स तो इंट्रोडक्शन में आराम से आप 3 या 4 लाइन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को। फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली जो बेसिक डेफिनेशन है साइबर सिक्योरिटी की उसको मेंशन कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज अ टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग साइबर devices such as computers, networks, programs and data from unauthorized access or attacks that are aimed for exploitation, राइट। तो आप एक बेसिक सी डेफिनेशन देके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा डेटा भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में हमें पता है कि बहुत सारे डेटा निकले हैं। हमने देखा कोविड के बाद एक रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 11 मिलियन अटैक्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया, जो कि 4 लाख थे, 4 लाख से सीधा अब 11 लाख पर पहुंचे, राइट। सो समवेयर दैट काइंड ऑफ डेटा यू कैन कोट, उस डेटा को यूज करके आप अपना आंसर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Now first if you have done justice to your introduction then where the challenge will begin is the body part, because body part में सबसे पहला सवाल हमें आंसर करना होगा what are the different elements of cyber security। Now अगर different elements की मैं बात करूं so different elements basically talks about different domains of cyber security। For example cyber security के अंदर आज की डेट में हम अपने मोबाइल फोन्स के अंदर देखते हैं कि भाई नेटवर्क भी है क्योंकि वाईफाई से सब लोग कनेक्टेड है, so there obviously is a network which is connected to your cyber device। There is an application in your phone that is also working। there is a particular person जिसका बहुत सारा डेटा वहां पर पड़ा है तो एक एंड यूजर भी है वहां पर, राइट। there is somebody who is sharing a lot of information, तो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट डोमेन्स, मतलब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जहां पर हमारा फोकस रहेगा कि जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं हम उन एप्लीकेशंस के अंदर जो डेटा जाएगा जिस तरीके से वो काम करेंगी वो वल्नरेबल ना हो, उनको कोई ईजिली आकर हैक ना कर ले, अगर वो हैक करता भी है तो वो डेटा चोरी ना कर पाए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम मेंटेन कर लें। अगर हम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो उस नेटवर्क को कोई इजीली डिसरप्ट ना कर पाए। हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो इतने बड़े लेवल के ऊपर एस्टैब्लिश्ड हैं उनको कोई डिसरप्ट ना कर पाए। इसके अलावा जो एंड यूजर का सबसे बड़ा रोल रहता है, जो सबसे बड़ा उसका वल्नरेबिलिटी रहती है, वो
डेटा की होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई पर्सनल डेटा शुड बी विद मी ओनली, नोबडी एल्स शुड बी एबल टू वर्क ऑन माई पर्सनल डेटा। तो एंड यूजर की सिक्योरिटी, एंड यूजर के डेटा की सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के काम में हमने क्या कर देना है, इसको चारों भागों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बोलकर इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वंस वी हैव गिवन दैट देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी लाइक दिस, इनके बारे में आप एक एक दो दो लाइंस भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू हैव 250 वर्ड्स। तो 250 वर्ड्स में बड़े आराम से इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस को दिमाग में रखते हुए एग्जामिन करिए। तो चैलेंजेस हैं क्या, आपको ये बताना पड़ेगा। कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस, हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट से तरीके से चैलेंजेस को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, साइबर सिक्योरिटी अगर डोमेन की बात करें तो हमारे लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चैलेंजेस कैसे हैं। सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल आर नॉट अवेयर कि भाई साइबर क्राइम होता है। पीपल आर नॉट अवेयर कि अपना सीवीवी नंबर नहीं देना होता किसी को, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं देनी होती। तो लैक ऑफ अवेयरनेस is a challenge for the country. सब स्टैंडर्ड साइबर डिवाइसेस, लोग आज की डेट में एवरीबडी इज यूजिंग अ साइबर डिवाइस। अब कौन किस क्वालिटी का साइबर डिवाइस यूज कर रहा है, गॉड नोज, राइट। सो 2000 से लेकर 2 लाख तक के मोबाइल फोन्स हैं। यू कैन नॉट से कि आप यही यूज करिए, राइट। आप उसको रोक नहीं सकते। इस वजह से सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स, इस डोमेन में जो लोग पढ़ाई करते हैं, इस डोमेन में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, जिन लोगों को एक्चुअल में आइडिया है कैसे डील करना है इस प्रॉब्लम के साथ, वो लोग हैं ही बहुत कम। सो मार्केट में ऐसा इस डोमेन के लिए लोग ही बहुत कम मिलते हैं। सो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। अब बाहर से हेल्प लेते हैं, हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, हमें सॉल्यूशंस किसी और लेवल के मिलते हैं। सो द प्रॉब्लम्स इटसेल्फ आर डिफरेंट। तो हमें ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं डेटा कॉलोनाइजेशन का हमें मुद्दा कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होता हुआ दिखा है। सो ये हमारे लिए एक अगेन दिस इज अ चैलेंज। व्हाई? बिकॉज जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, मोर और लेस दीज आर एप्लीकेशंस नॉट फ्रॉम इंडिया। तो इन ये एप्लीकेशंस कुछ यूएसए की हैं, कुछ कहीं की हैं। तो ये क्या करते हैं, डेटा इंडियंस का कलेक्ट करते हैं, बट डेटा एंड ऑफ द डे स्टोर्ड इन देयर सर्वर्स विच आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया बट लोकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो डेटा की कॉलोनाइजेशन हो रही है। अब इस वजह से हम बात किसकी कर रहे हैं, डेटा लोकलाइजेशन की। इसलिए हम बात किसकी करते हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जो इस बार तो डिले हो गया, बट सुनने में आ रहा है कि विंटर सेशन में दोबारा से ड्राफ्ट किया जाएगा, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्यूचर। साइबर वॉरफेयर की हम बात कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों में इफ़ यू हैव रेलिवेंट डेटा पॉइंट्स, बिल्कुल भी संकोच ना करें। डेटा पॉइंट जितने ज़्यादा मेंशन करेंगे, हाँ, बट डेटा पॉइंट्स होने रेलिवेंट सोर्सेज से चाहिए। ओनली दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू लुक एट। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आपने सक्सेसफुली क्या कर दिया है, इस पॉइंट को भी आंसर कर दिया, एंड यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड द second part of the question, first part of it. Now is the time when we will try to examine the national cyber security strategy. अब देखते हैं कि अभी की डेट में जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, राइट। कंक्लूड करेंगे उसके साथ साथ ही। तो अब क्वेश्चन इस पार्ट पे आ चुके हैं हम कि एग्जामिन करें हमारी करंट सिचुएशन क्या है। एग्जामिन करने की कोशिश अब हम करेंगे तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की स्ट्रैटेजी क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि 2020 के अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया बाय DSCI, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ये रिपोर्ट दी है, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 22 पेजेस, और बहुत अच्छे से इसके अंदर समझाने की कोशिश करी है कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ चुके हो तो ऑलरेडी मैं मानता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर चुके हो, राइट। आपने बहुत अच्छे से जस्टिस कर दी इस क्वेश्चन को। बट इफ इन केस यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो आपको क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, ये तो मेंशन करना ही करना है। इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग एफर्ट्स भी मेंशन कर सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एफर्ट्स हमने किए हैं। फॉर एग्जांपल लीगल एफर्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव एफर्ट्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेटिव एफर्ट्स की बात करें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि IT एक्ट है हमारे पास, है ना। फिर अगर आप और चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं कि देयर इज अ बॉडी नोन एज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, देयर इज समथिंग नोन एज साइबर सुरक्षा स्वच्छता केंद्र। हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर हमने बनाया है। फॉर ऑल दोज थिंग्स, और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हमारे एग्जिस्टिंग एफर्ट्स को समझाइए। उसके बाद ये समझाने की कोशिश करिए कि ये सब तो हमने किया ही किया है जो नेशनल लेवल के ऊपर है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी हैव डन
विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो हमने एज सच बहुत ज़्यादा हालांकि पार्ट इंडिया ने एज सच नहीं लिया हुआ ग्लोबल एफर्ट्स के अंदर, बट कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ मीटिंग्स हैं जो होती हैं जिनके अंदर इंडिया पार्ट लेता है, उनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप मेंशन कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑप्शनल। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस इफ यू आर एबल टू मेंशन इवन वन पॉइंट इट विल बी इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो ये सब मेंशन करने के बाद इस पूरे पॉइंट में से भी अगर मैं पिन पॉइंट करूं, आपका काफ़ी हद तक मेजर पॉइंट ये होगा एंड सेकंड मेजर पॉइंट आपका एग्जिस्टिंग एफर्ट्स के ऊपर होगा। ये सब मेंशन करने के बाद आपने कहीं ना कहीं बता दिया है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत एक अच्छे तरीके से देयर इज दिस डायग्राम विच इज मेंशन्ड, राइट। तो उसमें बताया गया है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी को 3S के थ्रू, 3S के थ्रू हमें मेंटेन करना है या प्रोटेक्ट करना है। कैसे? एक तो उसको सिक्योर रखना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको सिनर्जाइज करना है। सिक्योर रखने में हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि हमें अगर डिजिटल पेमेंट्स करवानी है तो डिजिटल पेमेंट्स की सिक्योरिटी कैसे हम इंश्योर करें। अगर हमें सप्लाई चेन करना है सारा का सारा रूट टूवर्ड्स साइबर डिवाइसेस, तो हम सप्लाई चेन की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें। ऑल ऑफ दोज थिंग्स के नेशनल साइबर स्पेस को हमने बचा कर रखना है, उसके बारे में सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हम सोचेंगे, उसके एस्पेक्ट से हम काम करेंगे। देन द सेकंड इज कि जो करंट कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वाज टेलिंग यू कि साइबर सिक्योरिटी के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया में बहुत कम नंबर पे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि लोगों को हमें ज़्यादा बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप इस डोमेन में काम करिए, पढ़िए। इंस्टीट्यूशंस हमें इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक बजट एलोकेशन होगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, कैपेबिलिटी एंड स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद अपने रिसोर्सेज को इन चीज़ों में, डोमेन्स में लगाए, फिर उन लोगों को अपने यहाँ पर ही रिक्रूट करने का प्लान कर सकती है फ्यूचर में। ये सब चीज़ें कर सकते हैं हम, प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। तो एक तो काम है सिक्योरिटी, दूसरा है स्ट्रेंथन करना, तीसरा है सिनर्जाइज। मतलब अगर हम ये चीज़ें इमीडिएट नहीं कर पा रहे, अगर हम इमीडिएटली लोगों के अंदर ये स्किल नहीं पैदा कर पा रहे, देन वी हैव टू गो फॉर कोलैबोरेशन। तो प्राइवेट प्लेयर्स को इस डोमेन के अंदर इंक्लूड करें, प्राइवेट प्लेयर से नॉलेज शेयरिंग ले, उनको पीपीपी मोड के ऊपर उनसे काम लिया जाए और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर डोमेन को, इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करी गई है। इस रिपोर्ट का लिंक जो है वो भी मैं आपको अभी दूंगा। बट नाउ इफ़ यू हैव डन ऑल ऑफ दिस एट दिस पॉइंट, आपने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, आपने बॉडी को भी लिख दिया, नाउ वी विल कम टू द लास्ट पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट विच इज कंक्लूजन। अब कंक्लूड किस तरह से करेंगे हम? कंक्लूड करने के लिए हमें ये बोला जा सकता है कि भाई देखिए, इंडिया इज अ कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। एंड इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के ऊपर अगर मैं कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहूँ कि आप किस तरह के साइबर डिवाइसेस यूज़ करें, आप किस तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करें, आप किस तरह का पासवर्ड रखें, आप किस तरह से अगर कोई आपको कॉल करके कोई डिटेल मांगता है उसको किस तरह से क्या बोलें, इतना इस ह्यूज लेवल के ऊपर करना इज़ अ चैलेंज। तो इंडिया के लिए वल्नरेबिलिटी बाकी सब कंट्री से कंपेयर करें अगर तो ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया में इलिटरेसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है एंड इलिटरेट पीपल आर ऑल्सो पोजेसिंग दीज साइबर डिवाइसेस बिकॉज टुडे दे आर अफोर्डेबल। एंड ये अफोर्डेबिलिटी की वजह से अब हो क्या रहा है, मोर एंड मोर पीपल आर प्रोन टू साइबर अटैक्स। तो ये सब समझा के, ये थोड़ा सा इस तरीके से बात करके यू कैन से कि अभी फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएं। तो यहाँ पर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक 2020 में जो ये स्ट्रैटेजी आई थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुई है सच। अभी तक 21-22 पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर दिए गए थे कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। सो इट इज़ लाइक अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क दिया गया था, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ खास उस पर हुई नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी की जाए। ऑल दोज रेलिवेंट पॉइंट्स हैव टू बी वर्कड अपॉन। इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेटेड अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। दैट इज वेयर वी कैन से कि हम जस्टिस कर रहे हैं। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर यू कैन ऑलवेज राइट कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे नर्चर करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे स्किल उनके अंदर डेवलप करनी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई स्कीम लेकर आनी चाहिए या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनर करना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो यू कैन गिव सम सजेशंस, यू कैन गिव सम वे फॉरवर्ड एंड दैट इज हेयर यू कैन कंक्लूड इट प्रॉपरली। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेंट्स जो हैं इस रिपोर्ट से हम ज़्यादा उठा सकते हैं
एंड दिस इज़ वाई आई हैव शेयर्ड द लिंक फॉर दिस रिपोर्ट इटसेल्फ। एक PDF है जो कि 22 पेजेस के लगभग की है, 22 पेजेस ऑफ रिपोर्ट। इट विल directly talk about a lot of things with respect to what India is planning to do in cyber security domain। तो इंडिया अगले आने वाले 5 साल में क्या करेगा, क्या अप्रोच होगी, उस सब की डिटेल इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड है। डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। अगले साल के मेंस के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी में से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, सो इट कैन वेरी मच बी अ पार्ट ऑफ the third year also. So people who are preparing for 23, yes, please go through this report, very 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 important. Now coming to the last and the final question, ये क्वेश्चन आया है आपका नक्सलिज्म से। जो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका यूपीएससी के सिलेबस का ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, वो बात करता है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। उसके अंदर हम यूजुअली 3 केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट नक्सलिज्म एज अ प्रॉब्लम, जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है किस चीज़ से, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। सो अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि नक्सलिज्म, पहले देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन से इसके नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, एक क्लियर स्टेटमेंट दी गई है आपको, जिसमें खुद ही क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करिए कि नक्सलिज्म बेसिकली एक सोशल है, इकोनॉमिक है, एक डेवलपमेंटल इशू है, जिसकी वजह से एक वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के लिए पैदा हो चुका है। अब बोलता क्या है, अगला पार्ट बोलता है क्वेश्चन का कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये दिमाग में रखते हुए आप ये बताइए, डिस्कस करिए, अगेन डायरेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस करिए कि इमर्जिंग इश्यूज कैसे हैं, इस प्रॉब्लम्स को लेकर इमर्जिंग इश्यूज कैसे हैं, आज की डेट में क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड फिर ये भी सजेस्ट करिए कि भाई मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी अभी की डेट में क्या है, फिर अपनी कुछ सजेशंस भी आप बता सकते हैं। तो ये करके आप पूरा का पूरा आंसर फ्रेम करेंगे। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 250 वर्ड्स, क्लियरली ऑफ 15 मार्क्स। तो अ गुड प्रोपोर्शन एंड नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज मोस्टली सब लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, तो आपको अपना आंसर मच बेटर तरीके से इंट्रोड्यूस करना होगा। सो इंट्रोडक्शन, एज आई ऑलवेज से कि इंट्रोडक्शन हमेशा आपका 90% जो इंप्रेशन है वो इंट्रोडक्शन से आ जाता है। सो अगर आपकी इंट्रोडक्शन क्रिस्प है, अगर सेंस बना रही है क्वेश्चन के साथ, तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से पढ़ता है। अगर आप इनिशियली फर्स्ट 10-15 वर्ड्स ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर का इंटरेस्ट वहाँ से लूज होना आपके आंसर में शुरू हो जाता है। सो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या लिख सकते हैं आप, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर ही दीजिए बाय सेइंग और बाय टेलिंग व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्सलिज्म, क्योंकि हमारे पास 250 वर्ड्स हैं, हमें ऐसे वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज स्पेंड 3 to 4 लाइन्स ऑन योर इंट्रोडक्शन, बट नॉट मोर देन दैट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके 15 से 20 लाइन्स इंट्रोडक्शन की ही हैं। नो, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज एवरी एग्जामिनर हैज़ अ सेट माइंड सेट। हर एक को पता है कि इंट्रोडक्शन के अगर मुझे 15 में से 3 नंबर देने हैं, तो वो 3 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप जितना मर्जी लंबा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। सो इफ़ यू आर वेस्टिंग मोर वर्ड्स हेयर एंड राइटिंग लेस वर्ड्स इन योर बॉडी, तो ऑटोमेटिकली आपके इंट्रोडक्शन में से अगर 3 में से 2 भी मिल जाते हैं, आपको अपनी बॉडी में से 8 में से लेट से 2 नंबर ही मिलेंगे, तो आपका लॉस ज़्यादा बॉडी में से होने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या उसमें मेंशन होना चाहिए। सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नक्सलिज्म, यू कैन से दैट ये प्रॉब्लम हमें वेस्ट बंगाल से देखने को मिली है 1967 में। इसका एक फॉर्मल जो फेज है वो शुरू हुआ है। एंड ये लोग हैं कौन? नक्सलाइट्स आर अ ग्रुप ऑफ फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट्स, राइट, सपोर्टिव ऑफ माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट एंड आइडियोलॉजी, और उनकी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, जिनका मेजर एम क्या है? टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 1 आर्म्ड इंसर्जेंसी एंड नंबर 2 mass mobilization. This is one of the most crisp introductions for Naxalism. आप इसको डायरेक्टली, ये PDF आपको, आप मैंने जैसा बताया आपको मिलेगी भी, आप इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहां पर नक्सलिज्म के ऊपर सवाल आए। तो ऐसी इंट्रोडक्शंस आपको बना के रखनी पड़ेंगी, राइट। यू विल हैव टू हैव सर्टन नोट्स वेयर आपको पता है कि नक्सलिज्म पे सवाल आया तो मेरी इंट्रोडक्शन ये होगी। अगर सवाल आता है जम्मू कश्मीर के ऊपर तो सवाल की इंट्रोडक्शन ये होगी। तो ये बना के एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जिसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं टू एंड दैट 2006 के अंदर जो फेमस स्पीच थी बाय PM मनमोहन सिंह, उसमें उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, बिकॉज 2005-6 ये ऐसा पीरियड था जहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी नक्सलिज्म की प्रॉब्लम, बिकॉज
2004 के अंदर दो छोटे छोटे जुट MCCI और पीपल्स वॉर ग्रुप, ये दोनों मिल गए थे एंड इन्होंने मिलके CPI माओइस्ट फॉर्म कर ली थी। तो आप वहाँ से लेकर चल सकते हैं कि ये फेज़ ऑफ नक्सलिज्म सबसे ज़्यादा ट्रबल्ड फेज़ था। उसी टाइम पे 2006 में फिर मनमोहन सिंह जी ने बोला पार्लियामेंट में जाकर कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द कंट्री। नाउ आफ्टर डूइंग दिस बेसिक इंट्रोडक्शन वी विल मूव टू द बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट के अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चलना पड़ेगा। कैसे? अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है, खुद से स्टेटमेंट दी गई है कि एक सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू है। तो आप बताइए कि कैसे है वो इशू, है ना। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बताना पड़ेगा कि आप अगर ये लाइन बता रहे हैं, अगर आपने एक स्टेटमेंट मुझे दी है, क्या मैं इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूं या मैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू ये है क्योंकि अनइक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से और लोकल एलिट्स की तरफ से। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, अंडर डेवलपमेंट, जितने भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मेंशन करके आप कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट मेंशन्ड है, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन मेंशन्ड है, यू आर एग्रीइंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ ये लिखने के बाद, बॉडी में ये जस्टिफाई करने के बाद, नाउ यू विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा गया है कि डिस्कस करिए इमर्जिंग इश्यूज कैसे हैं। नाउ इमर्जिंग इश्यूज की बात हो रही है तो अब जरूरी नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग जो रेगुलर इश्यूज हैं उनको मेंशन करें, राइट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव गिवन अ प्रॉपर हेडिंग, आपने प्रॉपर हेड दिया है, प्रॉपर तरीके से आप चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर एग्जामिनर को समझ में आएगा। सो अब इमर्जिंग इश्यूज की बात हो रही है तो आप रेगुलर इश्यूज मेंशन मत करिए, बट इमर्जिंग इश्यूज की बात करिए। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि इमर्जिंग इश्यूज के अंदर अर्बन नक्सलिज्म एक नई चीज है जो हमें देखने को मिली है कुछ टाइम पहले। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज के अंदर इसकी पेनिट्रेशन इस आइडियोलॉजी की बहुत कम रही है शुरू से, बट इन रीसेंट टाइम्स विद द हेल्प ऑफ साइबर डिवाइसेस, अगेन विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ये जो एक मूवमेंट है इट इज टेकिंग फोरेज और इट इज गेटिंग डीपर इनटू द अर्बन एरियाज ऑल्सो। और हमें टर्म्स दिखती हैं अर्बन नक्सल्स, पीपल हु डोंट रियली वांट टू फाइट in Jharkhand, people who don't really want to get into an armed struggle in Chhattisgarh, but they will be very happy supporting these people in some way or the other। हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट दे दें, हो सकता है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे दें, तो ये चीज़ें लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। सो अर्बन नक्सलिज्म इज अ इमर्जिंग थ्रेट। इसके अलावा स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ये कम्युनिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो चाइना की सपोर्ट यहाँ पर हमेशा से रहती है। तो इलीगल आर्म्स की चाहे बात हो, चाहे फेक इंडियन करेंसी की बात हो, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स की बात हो, ये सारी की सारी जो नॉलेज शेयरिंग है इसमें कहीं ना कहीं चाइना का एक बहुत क्लियर सा एविडेंट सा रोल हमें देखने को मिला है शुरू से। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो चुकी है, राइट, इन लोगों तक भी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। सो नाउ दीज पीपल आर ऑल्सो यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर दीजिए ऑर्गेनाइज क्राइम टू अर्न मनी। नक्सल्स क्या कर रहे हैं आजकल? ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम का हेल्प ले रहे हैं, राइट। जमतारा का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 80% ऑफ द साइबर क्राइम इन द कंट्री हैपन्स फ्रॉम जमतारा विच इज लोकेटेड इन झारखंड, द एरियाज विच आर कंट्रोल्ड बाय नक्सल्स। एक आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में आप एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, यूज ऑफ IEDs। आप बता सकते हैं कि IEDs का यूज़ करके इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो इंडियन फोर्सेस को पहुंचाया है। आप कोई अटैक मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अप्रैल 21 का जो अटैक था उसको रेफरेंस पॉइंट बना के यहाँ पर लिख सकते हैं कि उस अटैक के अंदर IEDs को यूज़ किया गया था। ये और भी अगर कोई आपके पास रेलिवेंट एग्जांपल है तो वो मेंशन करके आप इमर्जिंग इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। सो दीज इश्यूज़ इफ़ यू हैव मेंशन्ड, तो उससे एग्जामिनर का जो डिमांड है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, आपने उसको आंसर कर दिया। नाउ यू कैन कम टू द लास्ट पॉइंट जहाँ पर आप बात करेंगे कि भाई मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की हम बात कर सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट भी करती है, उसमें अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। सो मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है, या फिर इसको अच्छे से अगर मेंशन करना चाहेंगे तो आप इसको एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी बता सकते हैं। What you are trying to say is that sir नक्सलिज्म, आप एग्जामिनर को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दैट सर नक्सलिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सिंपल एक सिंगल अप्रोच से हैंडल नहीं किया जा सकता, तो मल्टीपल लोगों के लिए मल्टीपल अप्रोचेस काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी is looking for development, if somebody is looking for rights, if somebody is looking for health प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, तो उनके लिए हमें उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, उनको एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको ये सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, उनको राइट्स देने पड़ेंगे, है ना, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। एक तो तरीका ये होगा विच इज़ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट वे
टू डील विद थिंग्स। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो अब इस मुद्दे पे आ चुके हैं, इस पॉइंट पे आ चुके हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट ही नहीं करते, जो बोलते हैं कि हमें तो इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, राइट। उन लोगों को आप इन चीज़ों से खुश नहीं कर सकते। सो आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करके मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बना सकते। फॉर दोज पीपल आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी, जहां पर आपको सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, जहां पर आपको स्पेशलाइज्ड फोर्सेस चाहिए होंगी, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे, ताकि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकिए। तो इस वजह से आप मेंशन कर सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है, मल्टी प्रोंग्ड हो सकती है। ऑल्सो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी इसको बोला जा सकता है कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इज वेरी सिंपल। जो लोग मतलब खुश हो जाएंगे या कुछ काम करने से, डेवलपमेंट करने से खुश हो जाएंगे, हम उनको कैरेट दिखा के या उनको उस चीज़ को प्रोवाइड करवा के खुश कर देंगे। बट पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद दैट, उनके लिए हमें स्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, उनके लिए फिर हमें थोड़े से हार्ड मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। हालांकि वी नो दैट दीज पीपल आर आवर सिटीजन्स ओनली, बट इफ दे वांट टू डू समथिंग विच इज़ अगेंस्ट दी सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो हमें ये कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। नाउ इसमें इक्वल एम्फेसिस की बात करेंगे आप, कि इक्वल एम्फेसिस देना होगा डेवलपमेंट के ऊपर भी, सिक्योरिटी के ऊपर भी। डेवलपमेंट को लेकर ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उनको मेंशन कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, सिविक एक्शन प्लान, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, आरआरपी, रोड रिक्वायरमेंट प्लान, ये जो सारी स्कीम्स हैं, ये सारी की सारी डायरेक्टली हमारी कैरेट अप्रोच की बात करती हैं, जहां पर हम ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड करके इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाना चाहते हैं। नाउ दिस इज नंबर 1। बट साथ में ही आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी के लिए हमने अभी तक क्या एफर्ट्स करे हैं। तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या है, क्यों बोलती है, वो क्या बोलती है, उसके क्या चीजें हैं। अगर 1-2 लाइन मेंशन कर सकते हैं जरूर करिए। सिक्योरिटी के लिए हम बोल सकते हैं कि माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हम लोगों ने लॉन्च करने शुरू कर दिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आज की डेट में इनके पास IEDs बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स की हमने रिक्वायरमेंट डाली है। फॉर एग्जांपल आपको पता है PPP मोड के ऊपर टाटा इज बिल्डिंग माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, इसमें 400 पुलिस स्टेशन की फोर्टिफिकेशन की बात करी गई थी सरकार के द्वारा। ये सब चीजें आप मेंशन करिए जो कि स्पेसिफिकली सिक्योरिटी एस्पेक्ट से इसको डील करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद आप बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं। फॉर एग्जांपल कोबरा एक यूनिट है CRPF की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कोबरा में से निकली है। C60 आंध्र प्रदेश की है, सॉरी C60 ऑफ महाराष्ट्र एंड ग्रे हाउंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने दोनों ही चीज़ों के बारे में बात कर ली, है ना। अब इसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंट टाइम्स में, बहुत कुछ टाइम पहले ही, राजनाथ सिंह जी जब हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने MHA के अंडर समाधान की डॉक्ट्राइन को दिया था। तो समाधान की डॉक्ट्राइन से हमें और होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलने की ज़रूरत है। तो वो मेंशन करके आप बहुत ब्यूटीफुली इसको बॉडी के साथ जस्टिस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी इजीली मेंशनेबल बिकॉज आपके पास वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स की है। सो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाएंगे, कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे डायरेक्टिव को समझ के, तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे आपको। दीज आर कीवर्ड्स विच द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर। ये सब मेंशन करने के बाद देन वी विल कम डाउन टू द फाइनल पॉइंट विच इज कंक्लूजन। तो अब कंक्लूजन में आप क्या मेंशन करेंगे? कंक्लूजन में मेंशन करेंगे आप लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल MHA की जो एनुअल रिपोर्ट आई है 2020-2021 की, वहां पे बहुत सारा डेटा मेंशन है एंड इट इज़ अ वेरी 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 रिलायबल डेटा। गवर्नमेंट के सोर्स से आप अगर डेटा उठा रहे हैं, आप डायरेक्टली मेंशन करिए कि इट इज़ गिवन बाय दी MHA एनुअल रिपोर्ट। वहां से आप देखकर कंपैरिजन करिए। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू कंपेयर 2006 और 2005 विद 2021 और 2020, बहुत ही बढ़िया पिक्चर आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट इस इशू के साथ डील कर रही है और कैसे हम ग्राफ जो है धीरे धीरे अब काफ़ी लो लेकर आ चुके हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट विच विल टेल द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टैंड कि आज की डेट में ये प्रॉब्लम का एक्सटेंट कैसा है, राइट। उसको समझा के वो चीज़ मेंशन करके आपके पास एक बड़ा क्लियर जो है कंक्लूजन बन सकता है कि ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं बिकॉज गवर्नमेंट के कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन और इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड साथ में आप ये मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है इस टॉपिक को, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, इंप्रूवमेंट की जाए इनकी सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर, जो कि काफ़ी
आर्टिकल्स उसके बारे में आते हैं कि वो बहुत एक वीकली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम है सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन की, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो आप स्पेसिफिकली सजेस्ट करना चाहते हैं सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन के अंदर, आप वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर इनटू 50 वर्ड्स, ब्यूटिफुली यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस आंसर। नाउ दीज वर द 4 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन इंटरनल सिक्योरिटी दिस ईयर। अब हर साल हमें देखने को मिलता है दैट दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर बार ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट इस साल थोड़े से ज़्यादा मैं बोलूँगा प्रेडिक्टेबल भी थे, अभी थोड़े से मतलब मैं बोलूँगा कि डूएबल थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दैट साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़े से एलिमेंट्स को लेकर बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। देयर वाज अ फीडबैक दैट केम टू अस दैट एलिमेंट्स में क्या लिखें सर, तो आई अंडरस्टैंड इफ दैट वाज द कंफ्यूजन। आई थिंक नाउ दैट कंफ्यूजन हैज़ गॉन। द लिंक्स, yes, they have been shared in this PDF. This PDF will be shared in Telegram. Please join our Telegram group. वहाँ पर आपको ये सारे जो सेशंस हो रहे हैं। With this, I have completed the discussion on internal security. तो अभी इस लेक्चर के साथ इंटरनल सिक्योरिटी की डिस्कशन खत्म हो चुकी है। Still, there are so many subjects which are pending. इन सब की स्पेसिफिक PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। एंड जो सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, these 4, इन सब की जो PDFs हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ चुकी होंगी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। आई होप यू गेन्ड सम नॉलेज आउट ऑफ इट। आई होप वी वर एबल टू हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इफ देर आर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपके माइंड में आंसर है कोई, तो उसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट ये सही है गलत है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई पर्सनली विल बी रिव्यूइंग दैट एंड आई पर्सनली विल बी रिप्लाइंग यू बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।